नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पर तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, देश के किसानों को रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के विभिन्न इलाकों के भीतर बैरिकेडिंग का काम 5 अक्टूबर की शाम से शुरू होगा या फिर 8 अक्टूबर के शाम से शुरू होगा। ये बहुत बड़ा जिज्ञासा भरा सवाल धीरे धीरे बनता जा रहा है। और जिज्ञासा भरा सवाल इसलिए भी क्योंकि इस देश में किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान संगठनों और किसान के मांगों की अब तक पूरी नहीं की गई। उनकी प्रमुख मांगों को एक तरफ से अगर देखें तो मोटे मोटे तौर पे जो बातें समझ में आती है वो यही होती है कि स्वामीनाथन फॉर्मूला यानी C2+50% के साथ जो किसानों की मांग थी, एमएसपी गारंटी यानी न्यूनतम समर्थक मूल्य की गारंटी प्रदान करने वाला कानून, वो सरकार कब लेकर के आती है। और ये तमाम सारे सवाल जब इस देश के किसानों के सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है तो इन्हीं सवालों के बीच हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी आ गया। और इसी सवाल के चपेट में पिछले करीब 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा बॉर्डर के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के इलाके के भीतर किसान जमे होते हैं। उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाता है। वो देश की राजधानी के भीतर पहुंचकर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए सत्ताधीशों के सामने अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं उन्हें दिल्ली आने दिया जाता है। तो इसके पूरे पीछे की कहानी भी आप देख लीजिए कि पिछली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2020-21 के दौर में 3 विवादास्पद कृषि कानून लाए जो मंडी और कृषि और उसके साथ साथ मंडी कृषि संबंधों को पुनर्परिभाषित करने वाले कानून तीनों थे। लेकिन उस कानून से इस भारत देश के आम किसानों को ऐसा लगा कि इस कानून से खेती और उसके विपणन का, उसकी मार्केटिंग का अधिकार उनके हाथ से छिन जाएगा। देश के किसानों की चिंता वाजिब थी और इसको लेकर के देश भर में किसान आंदोलन चलता है। और किसान आंदोलन के दौरान मोटे तौर पर जो किसी भी आंदोलन के भीतर होता है, चाहे जेपी मूवमेंट रहा हो, चाहे टिकैट का किसान आंदोलन रहा हो, चाहे अन्ना आंदोलन दिल्ली के भीतर चला हो, दिल्ली के रामलीला मैदान तक जो आंदोलनकारी पहुंचते रहे, जंतर मंतर तक जो आंदोलनकारी पहुंचते रहे, वहां पहुंचने की बजाय दिल्ली के चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके देश भर के किसानों को रोक दिया गया। यूपी की तरफ से एक ही इलाका लगता है, पूर्वी इलाका, लेकिन पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तीन तरफ से दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत की राजधानी हरियाणा से घिरी हुई। और इसी हरियाणा के भीतर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नैब सिंह सैनी वहां के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले किसान आंदोलन को, जिसके दबाव में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया था, उसके बाद की परिस्थितियों के भीतर दोबारा जब एमएसपी गारंटी की मांग और स्वामीनाथन फॉर्मूले को लेकर के आंदोलन शुरू किए गए तो उस समय हरियाणा के बॉर्डर में भी दूसरे राज्यों के किसानों को रोकने का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया। और साथ ही साथ हरियाणा के किसान भी संगठित होकर के दिल्ली बॉर्डर की तरफ न कूच कर जाए, इसका भी बखूबी राज्य के शासन तंत्र का बखूबी इस्तेमाल किया गया और इसका पुख्ता इंतजाम किया गया था। आपने देखा होगा। लेकिन अब हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर ये विषय इसलिए कौतूहल बन गया कि 5 अक्टूबर के शाम से बैरिकेडिंग लग जाएगी। वो बैरिकेडिंग जो वोटिंग के शाम के बाद, जब वोटिंग हो जाने के बाद जो तस्वीर साफ होती है कि इस राज्य की सरकार किसकी बनेगी, उस बात को देखते समझते हुए लगेगी, या 8 अक्टूबर के शाम जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे तब लगेंगे। आखिर शंभू बॉर्डर के ऊपर मौजूद किसान जो है काफी कौतूहल के साथ इस बात को देख रहे हैं। लेकिन हरियाणा में जिस प्रकार का हालात होता है, और हरियाणा पंजाब एक ऐसा राज्य होता है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी अगर इसके साथ कनेक्ट कर दे तो एक ऐसा इलाका होता है जहां पर खेती एक बहुत बड़ी आबादी की अर्थव्यवस्था का आधार होता है खेती। भारत को तो यूं तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते भी थे कि सब कुछ इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। लेकिन इस भारत देश के किसानों को, पूरे देश भर के किसानों को विवादास्पद कानूनों को रद्द करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीनों तक आंदोलन करना पड़ा। अभी भी 13 फरवरी से किसान जमे हुए पंजाब हरियाणा के विभिन्न बॉर्डर पे, विभिन्न इलाकों में। फरवरी के महीने में क्या कुछ हुआ था आपने भी देखा होगा, और किसानों के जज्बों को, उनकी हालत को, उनकी दुर्दशा को आपने टीवी स्क्रीन पे रेंगते हुए देखा होगा। और उनकी खेती के साथ मोहब्बत, उनके पैसे के साथ प्यार, सब कुछ आपने देखा होगा। किसान की जो मांग है, जो स्थिति है, उनको लेकर के काफी उम्मीद थी कि दिल्ली तक जाने का रास्ता मिलेगा, सरकार से अपनी बात कहने की मौका मिलेगा। लेकिन हरियाणा की सरकार थी कि हरियाणा के बॉर्डर पार ही नहीं करने दे देश के किसान को। आखिर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन क्यों किया जाता है?
उनको आंदोलन करने से और दिल्ली जाने से देश भर के किसान को क्यों रोका जाता है? आज के मौजूदा दौर में हरियाणा के विधानसभा चुनाव को न केवल हरियाणा भर के किसान, न केवल हरियाणा भर के आम वोटर, बल्कि ये कहे कि हरियाणा से होते हुए जिन भी किसी राज्यों के लोग दिल्ली तक पहुंचते हैं, अपने देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचते हैं, उन राज्यों की भी नजर होती है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र हो, चाहे वह राजस्थान हो, इन तमाम इलाकों के लिए, इन तमाम राज्यों के लोग इस बात का बहुत बेसब्री से, बहुत शिद्दत से इनको इंतजार है कि उनको दिल्ली जाने का रास्ता जो जाती है, उस रास्ते पे सरकार बनने जा रही है और किसकी सरकार बनने जा रही है। दिल्ली जाकर के लोकतांत्रिक तरीके से अपने बात को रखने के लिए हरियाणा के भीतर उनकी सरकार आएगी या फिर नहीं आएगी? इस विधानसभा चुनाव के भीतर आमतौर पर किसी भी राज्य के वोटिंग के बाद एग्जिट पोल आते हैं और मतगणना के बाद सरकार आती है, विधायक दल की बैठक होती है, सरकार बनती है, शपथ ग्रहण की पूरी औपचारिकता पूरी होती है, तब जाकर के नई सरकार की गठन होती है, फिर मंत्रिमंडल वगैरह वगैरह। फिर राज्य की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो मतदान की शाम ही उसको जानकारी मिल जाती है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, और जिसकी सरकार बनने जा रही है उसके दरवाजे पर, उनके नेताओं के दरवाजे पर वोटिंग के दिन से लेकर के कई बार तो वोटिंग के पहले से ही गुलदस्ते देने शुरू हो जाते हैं अफसरों की तरफ से। मलाई चाट वगैरह के चाहट में सारा चीज शुरू होता है। नई सरकार और ब्यूरोक्रेट्स के बीच बेहतर तालमेल की प्रतीक्षा में भी तमाम सारी चीजें क्रिएट होती है, लेकिन सबके बावजूद देश के किसान अपने मांगों को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के बेचैन हो रहे हैं। बात अगर हरियाणा का करें, किसान ही बड़ा मुद्दा है, महिला पहलवानों का मुद्दा बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा रेसलिंग फेडरेशन को लेकर के विनेश फोगाट और दूसरे महिला पहलवानों के बीच, उनके साथ रेसलिंग फेडरेशन का कितना बड़ा विवाद हुआ था, जंतर मंतर के ऊपर कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। हरियाणा के सरकार पंचायत के भीतर भी उनका समर्थन दिया, किसान संगठनों ने उस विनेश फोगाट को समर्थन दिया, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों को जोड़ करके अगर मौजूदा समय में देखे, चाहे विनेश फोगाट महिला पहलवान का आंदोलन, किसान का आंदोलन, किसान घरों के बच्चे की जो लोग जो सरकारी नौकरी में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का योजना, अग्निवीर का योजना, ये तमाम सारी चीज, बेरोजगारी, मुफलिसी, गरीबी, तमाम सारे मुद्दों के बीच में हरियाणा पंजाब जैसे राज्यों में किसानी का मुद्दा आता है, खेती का मुद्दा आता है। और सवाल ऐसे में ये होता है कि खेती का मुद्दा हरियाणा के भीतर केंद्र के अंदर क्यों आ जाता है? आखिर कृषि प्रधान इलाका तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल भी होता है, लेकिन वहां पर खेती के मुद्दे पर उतने उपभोक्ता से नहीं आ पाता चुनावी मुद्दे के तौर पर, जितना कम से कम उस तरीके से तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भीतर नहीं आते खेती के मुद्दे, चुनावी मुद्दे के तौर पर, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों के भीतर आते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। कारण ये होता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों के भीतर अगर आप देखें तो जिनके पास अधिक जमीनें हैं या जिनके पास जमीन है, उनके घर के लोग खेती करने या कराने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। वो खेती किराए पे, पट्टे पे किसी को दे देते हैं और फसल में से अपना हिस्सा तय करके ले लेते हैं, जिसको कहते हैं पट्टे पे खेती करना। हरियाणा पंजाब की स्थिति या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति खेती को लेकर के इससे अलग होती है। यहाँ पर खेती एक जज्बा होता है, खेती एक जुनून होती है। खेती करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से जनरल बोगियों में भर करके लोग मजदूर वहां जाते हैं। अब तो पंजाब के किसान मजदूर को कनाडा तक लेकर के जाते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को ले जाकर के। तो आखिर हरियाणा की स्थिति इसलिए भी कृषि के साथ जज्बाती तौर पर बहुत ज्यादा जाके जुड़ती है, क्योंकि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 स्क्वायर किलोमीटर का होता है। 44,212 स्क्वायर किलोमीटर का भौगोलिक क्षेत्र होता है हरियाणा का। इसका मतलब है 44.2 लाख हेक्टेयर जमीन हरियाणा के भीतर है। और ऐसे 44.2 लाख हेक्टेयर जमीन हरियाणा में जो है, उसके भीतर खेती कितने जमीन पे होती है, कितने परसेंट पे होती है? पूरे भारत देश में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा होता है प्रतिशत के रूप में। देखिए परसेंटेज के रूप में, जहां राज्य के कुल जमीनों के 85.03% भूमि पर खेती होती है। लैंड यूज स्टेटिस्टिक्स के ये आंकड़ा 2017-18 के डाटा के आधार पे ये आंकड़ा होता है, जो डाटा आमतौर पे उपलब्ध है हर किसी के लिए। 2017-18 का डाटा जो भू उपयोग सांख्यिकी यानी लैंड यूज स्टेटिस्टिक्स का जो डाटा होता है, उसके भीतर हरियाणा के 85.03% भूमि पर हरियाणा के भीतर खेती होती है। बाकी 15% से कम जगह पर दूसरे काम होते हैं, अन्य चीज होते हैं, घर, आवास, अपार्टमेंट, सड़कें, रेल ट्रैक, फलाना ढिकाना, तमाम सारे चीजों केवल 15% पे सिमट जाती है।
अगर इसको हेक्टेयर के भीतर कन्वर्ट करके देखने की प्रयास करें तो 44.2 लाख हरियाणा की जो कुल जमीन होती है उसमें से 37.59 लाख यानी 37.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के ऊपर हरियाणा के भीतर खेती की जाती है। पूरे देश भर में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा होता है। किसी राज्य के 85% से अधिक भूमि पर केवल खेती की जाती हो उस राज्य के अंदर, और ये देश के बड़े राज्यों के आंकड़ा बता रहे हैं। इतने बड़े इलाके पे, इतने बड़े भूमि पे जब जिस राज्य में खेती होती होगी तो स्वाभाविक बात है जिस राज्य के 85% से ज्यादा भूमि के ऊपर खेती की जाती हो, गुड़गांव और फरीदाबाद को छोड़ दे तो राज्य की अधिकांश जनसंख्या, तमाम दूसरे जिलों के भीतर रहने वाले लोगों के अधिकांश जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर होता है, कृषि पर निर्भर होती हो। तो कृषि पर निर्भर होता है तो यूरिया, डीएपी, एमएसपी, स्वामीनाथन फॉर्मूला, इन तमाम सारी चीज, एमएसपी का मूल्य, एमएसपी के भीतर कौन कौन से सब्जियों को, फलों को लाया जाए, तमाम सारी चीजों के मद्देनजर क्या इस हरियाणा की विधानसभा चुनाव में इस परिणाम इसको देखते हुए मिलेगा। तमाम सारी चीज जज्बाती रूप से किसानों से जाकर जुड़ती है और हरियाणा के किसान क्या कुछ खेल दिखाएगा इस हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर, कौन जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या फिर मिलीजुली सरकार, या त्रिकोणीय सरकार, किस तरह की होगा, सब कुछ आपको बीते 2-4 दिनों के भीतर स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। यूं कहे कुछ हद तक साफ होता हुआ दिख भी रहा है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।